Hi there. How's going on, everybody? I hope you are doing good. तो इस ईडीए की सीरीज में हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो नंपाई पांडास खत्म होने के बाद, विजुअलाइजेशन खत्म होने के बाद में हमने एक प्रोजेक्ट भी किया जो कि ईमेल एनालिसिस था, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया था और लोग बोल रहे थे वो काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल था। देन उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कि एक डेटा सेट लेंगे किसी कंपनी का एसकेयू। देन उसके बाद इसमें हम एनालिसिस करेंगे और आज का इस फोर्थ चैप्टर का नाम है, हम लोगों ने दोस्तों 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिसमें ये फोर्थ चैप्टर है उसी का कंटिन्यू। तो इस फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बताऊं कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ये है कि इवेंचुअली ईडीए परफॉर्म करने के बाद, सारे स्टेप्स फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद में, आप फीचर सिलेक्शन करने के बाद में, प्री प्रोसेस करने के बाद, सब कुछ करने के बाद में एंड में क्या करना चाहते हैं आप क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप जो है एक मशीन लर्निंग मॉडल को फीड करेंगे ये डेटा, सो दैट यू कैन गेट सम इनसाइट्स फ्रॉम देयर। कोई ना कोई रिजल्ट लेने के लिए आप उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में देंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, अब आप अपने डेटा के अंदर आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव भी होती हैं और कुछ नल वैल्यूज भी होती हैं। तो इन सारी वैल्यूज को वो नहीं समझता, वो सिर्फ समझता है इंटीजर वैल्यूज को। तो इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस का यूज करते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो डेटा है, आप इस डेटा में भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हैं, है ना? तो ये होता है एक्चुअली। तो इसको हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करके उसको मशीन को देना है, जो कि ज्यादातर हम लोग वन हॉट इनकोडिंग या बिनाइजिंग कोई टेक्निक यूज करते हैं, या लेवल इनकोडिंग या फिर गेट डमीज का यूज करते हैं। इस टाइप की टेक्निक्स होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेटा फ्रेम क्या होता है, हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा या मिसिंग वैल्यूज, इंटरपोलेशन यूजिंग इंटरपोलेशन टेक्निक, हाउ टू फिल द मिसिंग वैल्यूज। देन हम लोग यूज करेंगे परम्यूशन एंड परम्यूलेशन एंड रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे और डमी वेरिएबल्स क्रिएट करके हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे मशीन के यूज के लायक। So firstly, I want to tell you a data frame. What is a data frame? A data frame is a two-dimensional labeled data structure in a Python pandas library. Okay. Consisting row and columns. It can be through of a set or a spreadsheet, you can say, or a SQL or SQL table, जो कि रो और कॉलम्स को डिफाइन करे, जहां नंबर ऑफ फीचर्स और नंबर ऑफ रोज आप देख पाओ। ऐसा एक डेटा फ्रेम होता है जो कि 2 डायमेंशनल होता है। गॉट टू नो नाउ डेटा सेट। देन हम डेटा सेट बनाने की टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो किस टाइप से हम लोग एक डेटा जनरेट कर सकते हैं, मैंने शायद पांडास की सीरीज में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ भी मैं 5 वेज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट वन डेटा फ्रेम, so that you can get a idea while testing. If you need any unseen data which your machine learning model haven't seen and you want to test your model on that data set, then you can use that data set techniques to generate and test it instantly here and there. Okay, let's produce. So हम आते हैं डेटा सेट। तो डिपेंडेंसी से हमारी नंपाई पांडास, हम इनको कंटिन्यूसली पूरे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में यूज करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम 2 डेटा फ्रेम बना रहे हैं। इट्स एन एग्जाम्पल ओनली। ओके, we are not going to use this, but we are just seeing the example how to create the data frame and all. Okay, then combination, like we have 2 kind of data sets, like you are initially from the client side you got one data set which is half, means less in columns and row,
or some missing information, like you need all the information about any project which you are working on that, and you got some of information about that. Like in mobile phone, a lot of features are there, like camera, RAM, ROM, screen size, color, and the 4G, 2G, 3G, like that, and you got some of them, you didn't get all of them. So उसके कुछ दिनों बाद you got some more features, then you have to combine those all the data frames. So for that we need this technique. So this is our data frame first, this is our data frame 2. So this is the method pt.dataframe to create the data frame. Inside that we give dictionary. This is our column name, and the values of that dictionary, no, that column is this, and second column name is score, and we are giving values of this, and like that we are getting second data frame, and we are generating two data frames here, first and second. Then we want to concatenate that data sets, means we want to merge that data set, we want to add that data set. So what to do now, like if I will run this, okay, oh sorry, this one. So if you will see guys, in data frame first 14 columns are there, in data frame 2 14 columns are there. We use this pd.concate function for merging that data frames. So उनको merge करने के लिए data frame 1, data frame 2 and ignore index, we don't want to add that index. मीन्स इफ यू आर मतलब इसको यूज नहीं करोगे तो क्या करेगा, वो 2 बार इंडेक्स को यूज कर देगा। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं ऐसे। तो देखो 0 से 14, फिर से 0 से 14, वो ऐड तो कर दिया लेकिन 0 से 14, 0 से 14, दैट्स वाई वी यूज दैट दिस वन। अब देखो, अब उसने इंडेक्स को सेम कर दिया, 28 29 हो गया, है ना। इस टाइप से हम डेटा सेट को कॉन्कनेट कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज मर्ज हो गई। देन उसके बाद में है कॉन्केट एक्सिस 1, मतलब हम ये चाहते हैं कि एक सीरीज में या नीचे साइड वो रोस में ऐड हो जाए, तो वो एक्सिस 0 होता है। देन अगर हम चाहें कि नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे साइड साइड में कॉलम वाइज ऐड हो, तो उस टाइप से होना चाहिए। तो ये देखो एक्सिस 0 में ऐसे होता है, देन वी वांट टू ऐड इन एक्सिस 1, तो इस टाइप से ऐड होगा वो, ठीक है। देन मर्जिंग टेक्निक, this we use for again concatenate the data set, but we are merging here. Merging is simple, nothing but this is also same to same technique, but we call this merging. I don't know why they are calling merging, but एडिंग डेटा सेट और मर्जिंग डेटा सेट, मतलब दो डेटा फ्रेम्स को हम ऐड कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं। इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा, है ना। ऐड कर रहे हैं मीन्स उसी डेटा सेट में कुछ चीजें हम ऐड कर रहे हैं, और मर्ज कर रहे हैं मीन्स दो डेटा फ्रेम्स को हम लोग मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम ही है, इसके 5 ऑप्शन हम लोग पढ़ने वाले। तो ये डेटा फ्रेम बनाए, इस पे आप मत जाइए, तब जाइए, लेकिन बहुत ईजी है, कितने बार बताऊं। देन उसके बाद में यहाँ है कॉन्केनेट किया गया इस डेटा सेट को। देखो हमारे पास में 4 टुकड़े हैं डेटा सेट के, हमको चारों को मर्ज करना है। सिंपल सी बात ये है, हमारे पास इस बार 2 डेटा फ्रेम नहीं है, हमारे पास में 2 डेटा फ्रेम थे, तो हमने उसको कॉन्केनेट कर दिया। अब मर्ज कर रहे हैं हम लोग 4 डेटा फ्रेम्स को और बनाएंगे एक। अब देखिए, ये डेटा फ्रेम सेट 1 है, ये डेटा फ्रेम सेट 2 है, ये डेटा फ्रेम सेकंड है, और डेटा फ्रेम थर्ड, मतलब थर्ड फोर्थ। अब इसको कैसे मर्ज कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाला बन गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसको पहले वाले को हम एक बार कर लेते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था और मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला डेटा को हमने सेम टेक्निक से मर्ज किया, तो कॉन्केनेट किया, और मशीन लर्निंग इंजीनियर को भी सेम से किया। देन हम चाहते हैं कि इन दोनों को फिर मर्ज कर दिया जाए, तो ये हो गया। व्हाट्स द हैक मैन, इट वाज इजी। ये
प्यारे तरीके से वो ऐड हो गया, और एक्सिस भी दे दिया हम लोगों ने, एक्सिस 1, अगर आप एक्सिस 0 दोगे तो फिर नीचे हो जाएगा वो, है ना। देन ऑप्शन 2 वी हैव क्रिएटेड दिस वन, और कौन कनेक्ट किया, इंडेक्स ट्रू। अब हाउ इनर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, तो यहां मैंने कमेंट भी लिखा हुआ है, हियर यू विल परफॉर्म इनर ज्वाइन with each data frame, that is to say if an item exists on the both data frame will be included in the new data frame। देखो, इनर ज्वाइन जो अपन सीक्वल क्वेरीज में चलाते हैं वो हम लोग पाइथन क्वेरीज में चला रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। दोनों में जो होगा, जो कॉमन डेटा फ्रेम डेटा होगा वो मर्ज हो जाएगा, और जो नहीं होगा कॉमन वो तो रहेगा ही रहेगा ऐसा, और कॉमन होगा तो सिर्फ एक बार लेगा उसको, ऐसा इसका मतलब ये होता है। देन राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन में क्या होता है, आपको ये ज्वाइंट्स को समझना पड़ेगा कि राइट वाले का पूरा और लेफ्ट वाले का जो कॉमन होगा वो वाला लेगा, है ना। तो इस टाइप से ये भी हो गया। देन आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन में ऐसा होता है दोस्तों कि जो दो डेटा सेट होते हैं, आउटर ज्वाइन कुछ नहीं होता, ये होल डेटा को लेता है और उसमें जो कॉमन है उनको रख लेगा, और जो सिंगल है उनको तो रखेगा ही रखेगा, दैट्स इट। इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी, सीक्वल क्वेरीज पढ़ोगे आप बहुत इजीली इसको समझ जाओगे। देन उसके बाद ये एक डेटा फ्रेम है जो कि मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास डेटा सेट रखा हुआ है मैं इसका यूज करके आप लोगों को दिखाऊं। ये मैंने डाउनलोड कर लिया था खैर इस लिंक से, तो ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, ओके, तो डोंट वरी। और मैं यहाँ से यहाँ तक यूज करना चाहता हूँ, और ये रीड कराने की, डेटा सेट रीड कराने की ये टेक्निक है, ओके। तो ये रीड हो गया। देन उसके बाद में हम आएंगे, ये डेटा सेट रीड हो गया, ये सेल्स का कंपनी का जो डेटा सेट मैंने बताया था उसमें ये अकाउंट होल्डर है, कंपनी का नेम है, ऑर्डर है, और ये एक चीज और है, फिर उसके बाद में कंट्री है, ईयर है, क्वांटिटी है, देन उसके बाद में यूनिट प्राइस है, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें हैं। तो इस पे आप अगर टोटल देखना चाहोगे कि कितना डेटा सेट है इसके अंदर, तो लेट मी शो यू फर्स्ट। ईडीए परफॉर्म करते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि शेप हमें इसका देखना है, तो 10,000 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं, ओके। देन मैं चाहता हूं कि एक नया कॉलम इस पे ऐड करूं जो कि नहीं है इसमें, वो होगा टोटल प्राइस का। तो ये जो टोटल प्राइस वाला कॉलम है इसको ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यूनिट प्राइस जो था हमारा, ये वाला यूनिट प्राइस, उस यूनिट प्राइस को क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी और कितना यूनिट प्राइस है, इन दोनों को जोड़कर एक टोटल प्राइस बनाकर ये डेटा फ्रेम में हम लोगों ने ऐड करा दिया, है ना। देखो मैं आप लोगों को एक एक चीज बताता हूं, इसको मैं हटा दूं और मैं प्रिंट कराऊं तो टोटल प्राइस में देखना वैल्यूज कैसे चेंज होगी। ये देखो, ये यूनिट प्राइस जो है ये टोटल प्राइस बन गया। अब मैं इस क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, है ना, ये मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो वो ऐड हो जाएगा। ऐसे आपको मैथमेटिक्स परफॉर्म करना पड़ता है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कंपनी है उस कंपनी में मैं वैल्यूज काउंट करना चाहता हूं कि किस कंपनी की कितनी मतलब कितने बार वो रिपीट हुआ है, इसको बोलते हैं मोड, है ना। कितना वैल्यू कितनी बार वो रिपीट हुई है वो कंपनी, यानी उस कंपनी की सेल्स कितनी रही हैं, कितने बार उससे परचेस या सेल किया गया, इस टाइप से। तो माई एसक्यू मैन करके कंपनी है, इधर तो दिख नहीं, ओके ये दिख रही है। देन विल LLIC है, वो भी नहीं दिख रही है लेकिन होगी कहीं। देन ये ABC करके है, वो इतने बार हुई है, ये दिख रही है यहाँ पर। ऐसे करके उनका काउंट की कितना टोटल काउंट उनका क्या था वो काउंट बताता है ये वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। देन हम डिस्क्राइब करते हैं तो इट विल शो यू ओनली न्यूमेरिकल कॉलम्स वैल्यू, एंड इफ यू विल पुट हियर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्रू देन इट विल शो ऑब्जेक्ट ऑल्सो। आई हैव शोड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो यहाँ पर काउंट, मीन, और ये टोटली हम ये कहें कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है जब मैं पढ़ा रहा था पांडास। तो ये हो गया। देन उसके बाद रीसेपिंग एंड हेरारिकल इंडेक्सिंग। हेरारिकल मीन्स व्हाट? हेरारिकल मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ट्री
वो कौन किसके नीचे है, ऊपर रूट रहता है, रूट के नीचे ऐसे हायरार्की बनी रहती है, जैसे दादाजी रहेंगे, फिर पिताजी रहेंगे, बुआ रहेंगी, फिर उसके नीचे आप रहोगे, मम्मी पापा, ये सब जब रहते हैं जो बच्चे, नाती पंथी संती, ऐसा जो चलता है उस टाइप से ये हायरार्की पे चलता है। तो अभी एक मैं छोटा अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं, ठीक है। ये क्या करेगा आपको पता होना चाहिए, है ना। इसने क्या बनाया, वेट ए मिनट, डेटा, इसने क्या बनाया, हमने 15 मांगे थे, 15 इसने दिया। अब इसने क्या बनाया, इसको रिसेव किया 3/5 में, मतलब जो ये डेटा बनाया हम लोगों ने उसको 3/5 के कॉलम में रिसेव कर दिया, बस। अब यहां पर हमने इंडेक्स दे दिए जो कि हमें कॉलम रोज में चाहिए ऐसे खड़े। देन उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर डेटा जो हम लोगों ने जनरेट किया है वो डेटा को पास किया, देन इंडेक्स को इंडेक्स पास किया और कॉलम के नेम दे दिया और डेटा फ्रेम को जनरेट कर दिया। रिजल्ट ये देखिए, ये कॉलम के नेम हम लोगों ने दिया और ये जो है रो के नेम हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स पे दिया हुआ था और ये वैल्यूज उसने जनरेट कर दी। अब इसको मैं स्टैक पे चाहता हूं, स्टैक मतलब ऐसे आता है और ऐसे ही जाता है, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है वो। स्टैक का मतलब ये होता है कि एक सीरीज बना देगा वो, सीधी सीरीज। अगर आप सीधा चाहते हैं तो ये स्टैक परफॉर्म करा लीजिए उस पे, नहीं चाहते तो अनस्टैक करा दीजिए उसे, है ना। अनस्टैक करा देंगे, इस स्टैक्ड को अनस्टैक्ड करा दिया। देखो मैंने ये डेटा फ्रेम था, ये डेटा फ्रेम 1, ये डेटा फ्रेम 1 को स्टैक कराया और स्टैक्ड में सेव किया, देन स्टैक्ड को मैंने अनस्टैक कराया, तो ये अनस्टैक, ये ऑलवेज अनस्टैक होता है, ये जो डेटा फ्रेम जो होता है अपना वो अनस्टैक होता है, इसको स्टैक करा दिया अपन ने, है ना। अब यहाँ पर एक चीज है कि मैं एक सीरीज बना रहा हूं और उसमें कुछ रैंडम वैल्यूज में लूंगा और उसके बाद में डेटा डिप्लीकेशन करके बताऊंगा, डेटा को मतलब डुप्लीकेट करके बताऊंगा। तो उस पे क्या होगा, एक सीरीज हम लोगों ने क्रिएट की और ये दूसरी सीरीज क्रिएट की, तो सीरीज की वैल्यूज हैं ये, देन उसके इंडेक्स हैं 0 1 2 और 3, देन 4 एंड 5 एंड 6, ऐसे दो सीरीज हम लोगों ने बना दिए और एक कॉन्कनेट के लिए हम लोगों ने दोनों को कॉन्कनेट या जोड़ दिया या मर्ज कर दिया यहाँ पर, और की दे दिया नंबर 1 नंबर 2 और उसको अनस्टैक रखा, स्टैक नहीं बनाया, बिकॉज ये सीरीज थी तो ये स्टैक थी, तो इसको अनस्टैक कर दिया। तो 5 4 1 6 3 2 0 ऐसे रैंडमली हम लोगों ने इसको कर दिया, देन ये इंडेक्स में नंबर 1 नंबर 2 हमने दे दिया। अब क्या हुआ, जहां जहां जैसा जैसा दिया था हम लोगों ने कि वैसा वैसा उसने भर दिया, जहां पे उसको वैल्यू मिल गई 1 की 2 की और जहां वैल्यू नहीं मिली उसने नल बना दिया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप से इसको डेटा फ्रेम 2 को अनस्टैक और स्टैक करके आप इस टेक्निक को यूज कर देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ मैं अवगत करा रहा हूं कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं। सीख तो आप तब जाओगे जब आप इसको देख लोगे, पढ़ लोगे या समझ जाओगे, और वो कब होगा, जब आप कहीं से रेफरेंस लेकर, जैसे इस वीडियो से आप रेफरेंस लेकर इस नोटबुक का यूज करोगे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये क्या क्या मेथड्स होती हैं जो मैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकता हूं। आगे मैं मशीन लर्निंग को फीड कर सकता हूं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ये डेटा, और मैं कोई इंसाइट जनरेट कर सकता हूं, कोई रिजल्ट बना सकता हूं, कोई प्रिडिक्शन कर सकता हूं ऐसे। तो डेटा डुप्लीकेशन क्या होगा कि देखना, ये डेटा फ्रेम बनाने की टेक्निक है, इसमें कॉलम हम लोग डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक कॉलम 1 में हम लोग यहाँ दो कॉलम लेने वाले हैं, कॉलम 1 में इसकी वैल्यू दे रहे हैं, लूपिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार, मतलब हमें वो 3 बार चाहिए, और फंक्शन नाम का भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसको हमें 4 बार चाहिए, और हम लोग इसकी वैल्यू दे रहे हैं 7 वैल्यूज, है ना, ये 7 वैल्यूज। अब यहां पर हम लोगों ने इसको चलाया और उसके बाद में फ्रेम प्रिंट करा दिया, ये देखो, तो लूपिंग 3 बार और फंक्शन 4 बार, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट कर देगा 1 2, और ये देखो इसकी वैल्यू अलग है, why, because we have given here different value. If you want to give here something else like 12, you can give that. और मैं चाहता हूं कि ये भी 4 बार हो जाए, तो if I will hit enter then, oh sorry, what I have done here,
ओके, ये 12 हुआ, ये 4 हुआ, then done. What is the problem here? Array always must be in the same length. Okay, so I need to add one more here. Done. देखो, 4 हो गए, वैल्यूज कम थी इसलिए वो आ नहीं रहा था, अरे बन नहीं रहा था। ओके, देन हम यहाँ चेक करेंगे विच इज डुप्लीकेट और नॉट। तो ये देखो, जहां डुप्लीकेट नहीं है, ये डुप्लीकेट नहीं है फर्स्ट इंडेक्स, तो उसने फॉल्स बोला। सेकंड भी डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन ये डुप्लीकेट है, इसने जहां डुप्लीकेट है ट्रू कर दिया और नहीं तो फॉल्स कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर दूं और सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए मुझे, तो मैंने ये ड्रॉप कर दिया। सिर्फ यूनिक वैल्यू ही दिया उसने मुझे, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज जो हमने यहाँ लिखी हुई थी वो वैल्यूज को नहीं दिया। जैसे 10 को हमने 2 बार लिखा था, 23 को हमने 2 बार और 24 को 2 बार, तो यहाँ पर 9, 10 और उनको एक एक बार दिया टोटल। अब यहाँ पर है कि हम लोग एक रेंज बना रहे हैं और रेंज में कॉलम 3 बना रहे हैं। यहाँ पर टोटली ये है कि कॉलम 3 हम लोग बिल्ड करने वाले हैं। कॉलम 3 और 2 को के डुप्लीकेट्स को हम काउंट करने वाले हैं कि कौन कितना डुप्लीकेट है। तो अब यहाँ पर ये है, एक सेकेंड रुक जाइए। ओके, देन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट ड्रॉप करेंगे कॉलम 2 से। तो उसके लिए हम लोग रेंज चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो भी है रिजल्ट, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर 8 कर दी थी रेंज, एक वैल्यू बढ़ा दी थी मैंने। ओके, देन इट्स वर्कड। तो ये सारे डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करके देखो, फ्रेम 3 में हम लोगों ने ऐड किए, फ्रेम 3 में ड्रॉप डुप्लीकेट करके कॉलम 2 के डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करना है, उसके हिसाब से ये रिजल्ट प्रिंट कर देगा, कर दिया। अब रिप्लेसिंग वैल्यू, here is very interesting keyword you will get to know and you will use a lot in industry, this keyword हमेशा इसका यूज करोगे, a lot, मैं बता नहीं सकता कितना। तो ये डेटा फ्रेम बनाया, कॉलम 1 बनाया, उसकी वैल्यूज हैं, और कॉलम 2 इधर बनाया, उसमें रेंज दे दिया, 9 वैल्यू चाहिए हमें कुछ भी, 1 से लेके 8 तक में भी, और उसके बाद में हमें इस डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिए रिप्लेस डेटा फ्रेम नाम का वेरिएबल लेकर। रिप्लेस डेटा फ्रेम नाम के वेरिएबल को हम लोगों ने डॉट फंक्शन लगाकर रिप्लेस मेथड लगाया टू रिप्लेस किसको, इस वैल्यू को करना है। अब इस वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ है, ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों इस माइनस 786 वैल्यू को नल से रिप्लेस कर दो। ऐसा सबसे पहले इनिशियली आई वांट टू शो यू दैट डेटा सेट व्हाट वी हैव हियर। यार ये देखो, तो ये 786 है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी जगह नल आ जाए, ये देखो NaN आ गया, नॉट ए नंबर। तो इस टाइप से हम लोग उसको करते हैं, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें एक कंडीशन दे सकते हैं हम लोग, सेम चीज है, बस उसमें मैं कंडीशन दे रहा हूं कि मुझे ये 2 बार भरने हैं बस, अगर ज्यादा हो तो सिर्फ 2 ही बार भरेंगे, है ना। इस टाइप से हम कर सकते हैं, और ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसको कुछ भी आप समझ सकते हैं। खैर रिप्लिकेट फंक्शन हो गया, बस मैंने इसमें 2 चीजें ऐड की हुई हैं, इसको छोड़ दीजिए आप, कोई मतलब नहीं है इसका। हैंडलिंग मिसिंग डेटा, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वाइल प्री प्रोसेसिंग द डेटा फ्रेम यू विल गेट टू नो लॉट hell number of missing values and miss values you will get there over there, and you have to pre-process them and you have to handle that. It's a very big problem in industry. If you will not fill that missing value, you will find problems like data imbalance and all. So you need to handle that missing value. So handling missing value, what is that, I need to inform you first. So I want to give you one definition for that. Like handling missing data is an important part of data cleaning and preparation, I think. And when we work with the real time data, let's common to encounter, you will get maybe common it's a common issue, that missing value.
which can be represent and not a number in pandas. You have to handle that anyhow, otherwise you will get many problems. Okay, so यहाँ पर हम लोगों ने ये अरेंज फंक्शन का यूज करके उसे रिसेव कर लिया डेटा को, देन डेटा फ्रेम बनाया, उसको हमने यहाँ पास कर दिया, देन हम लोगों ने इंडेक्स दिया, देन हम लोगों ने कॉलम दिया, कॉलम्स के नाम, जिसका रिजल्ट यहाँ पर है। तो ये मेरे पास में एक डेटा फ्रेम है। अब ये स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, ध्यान से समझना इसको, इसी पे हम लोग पूरा गेम करने वाले हैं। तो एप्पल, बनाना, कीवी, ग्रेप्स एंड मैंगो, और स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, 3 शॉप हैं, 3 शॉप में 5 फल मिलते हैं। अब इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। अब देखो कैसे ऐड कर रहा हूं। ये जो dfx नाम का हम लोगों ने डेटा फ्रेम तैयार किया, उसमें मुझे ऐड करना है कॉलम नंबर 4, सॉरी स्टोर नंबर 4, जिसकी वैल्यूज खाली मुझे नहीं पता वहां पर किस किस क्वांटिटी में डेटा मतलब एप्पल और ग्रेप्स और दुनिया भर की चीजें रखे हैं जो कि है। फिर एक मैं ऐड करना चाहता हूं ये लॉग फंक्शन का यूज करके एक वाटरमेलन, मतलब ये जाएगा रो में सीधे, और इस पे मैं वैल्यूज भरना चाहता हूं 15 से 19 के बीच में। और दूसरा एक ऑरेंज नाम की कैटेगरी और एक मैं ऐड करना चाहता हूं जो कि एक स्टोर 4 में ही अवेलेबल है, बाकी के स्टोर 1, 2 और 3 में अवेलेबल नहीं है, ये 4 में अवेलेबल है। और स्टोर 5 में बनाना चाहता हूं जिसमें मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सा किस किस क्वांटिटी में मिलता है। देन स्टोर 4 में मैं एक एप्पल कैटेगरी ऐड करना चाहता हूं जिसकी क्वांटिटी 20 होगी। तो इसको मैंने जैसे रन कराया दोस्तों, आई एम सॉरी मैंने इसे रन नहीं कराया, ओके इट्स डन। तो ये जो स्टोर 4 बना, इस पे सारे के सारे नल वैल्यू थे, यहां नल वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन हमने आगे स्टोर 4 को बोला कि एप्पल नाम की जो भी कैटेगरी बनेगी उसमें 20 फिल करना है आपको। तो ये जो एप्पल नाम की कैटेगरी बनी, ये इसमें 20 फिल हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूं कि लॉक लगा करके कि वाटरमेलन नाम की कैटेगरी में आप 15 से 19 के बीच की वैल्यू भर दीजिए, कोई भी रैंडम। तो ये वाटरमेलन नाम की स्टोर 4 में भी आई, स्टोर 3 में भी आई, 15 से लेकर के 19 के बीच में यानी 18 तक की वैल्यू उसने भर दी। अब यहां पर ये है कि ऑरेंज नाम का मैं बना रहा हूं और नन कर दो इसको, सारे ऑरेंज बने और ये नन कर दिए सारे स्टोर्स के लिए, और ये स्टोर 4 में मैंने भर दिया और dfx मैंने प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहता हूं कि इज नल है कि नहीं है, मतलब नल है कि नहीं है उस डेटा फ्रेम में पता करना। तो मैंने इंटर दबाया और उसने बताया कि यहाँ नल नहीं है, यहाँ पे नल है, यहाँ पर नल है, यहाँ पर नल है, यहाँ पर नल नहीं है। इस टाइप से हम लोग पूरे डेटा फ्रेम को देख सकते हैं। नॉट नल, अब हम उसका बिटवाइज ऑपरेशन चला सकते हैं, उसका एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपरेशन चला सकते हैं कि नॉट नल इज नल लगाया, नल है कि नहीं, नॉट नल जहां नल नहीं है वो प्रिंट करो, इस टाइप से। तो नॉट नल मतलब यहाँ पे नल नहीं है ट्रू, यहाँ पे नल है ट्रू, नो फॉल्स, इस टाइप से। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है इसमें सिर्फ मैं जैसे इज नल में हम लोगों को ये देता है, अब मैं चाहता हूं कि वो काउंटिंग हो जाए कितने नल है कितने नल नहीं है, कम कर दिया मैंने। अब मैं और चाह रहा हूं आगे कि इसको भी मैं चाहता हूं कि किस स्टोर में कितने नल हैं, वो ये 15, तो सॉरी टोटल कितने नल हैं, तो ये 15। अब मैं चाहता हूं कि काउंट करके बताओ कि किस स्टोर में कितने नल हैं, काउंट हो गया वैल्यूज, है ना, इस टाइप से। अब मैं स्पेसिफिक यहां चाह रहा हूं कि स्टोर 4 में नॉट नल कितना है वो मुझे बताइए और कहां कहां है। तो ये इसने बताया कि एप्पल में जो है वो 20 है नॉट नल, और वाटरमेलन में 18 है, बाकी तो सारे के सारे स्टोर 4 में जो है वो नल है। इधर क्या डेटा फ्रेम, ये देखो ये नल है 18 और ये 20 को छोड़ दिया बस, बाकी सबको दे लिया उसने, इस टाइप से। अब मैं चाह रहा हूं कि जो नल है उसको ड्रॉप कर दूं, तो ड्रॉप ना फंक्शन लगा करके, तो जैसे मैंने इसे इंटर कराया तो इसको छोड़ दिया बस उसने स्टोर 4 में, बाकी सारे के सारे वो ड्रॉप हो गए। इसके नीचे मैं आप लोगों को df x प्रिंट करके दिखाऊंगा, df x, है ना। तो इस टाइप से होता है, ये ऐसे काम करेगा।
dfx ड्रॉप ना, अब ये क्या करेगा, जितने भी नल है ना दोस्त, या ये सारे, ये इनको सबको ड्रॉप करेगा, देखना क्या हो, सारे ही कॉलम चले गए। ओ माय गॉड, सभी में नल थे। हाँ, ये इस तरफ से नल पकड़ रहा है, इस तरफ से नल पकड़ रहा है, खत्म। अब ये वापस आए, अपन किसी तरीके से ड्रॉप ना, हाउ बोले तो ऑल, जिसमें सिर्फ ऑल नल रहेंगे, सिर्फ वहीं का ड्रॉप होगा, अन्यथा ड्रॉप नहीं होगा। मतलब जिस कॉलम में पूरे नल होंगे तो ही ड्रॉप होगा। अभी यहाँ स्टोर 5 गायब होने वाला है, ठीक है। तो कॉलम, सॉरी, ओ रो स्टोर नहीं, ऑरेंज ऑरेंज गायब हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं एक्सिस 1 में जिसमें पूरे नल होंगे वो गायब हो जाए, आया। अब मैं चाहता हूं वैल्यू फिल उस पे फिल कर दूं, तो मैंने एक डेटा का कॉपी बनाया dfx x का। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक स्टोर 1 में मैं 0 से अपने नल वैल्यूज को भरना चाहता हूँ, और स्टोर 3 में मैं 0 से पूरे वैल्यूज को फिल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मे बी मैं 0 ना चाहूँ, 0.5 से भरना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं भर सकता हूँ। सॉरी देखिए, पॉइंट नहीं लगा है, ओके। देखो, तो यहाँ पर मैंने 0.5 से फिल कर दिया और यहाँ पे 0 से फिल कर दिया, तो इस टाइप से। अब एक्सिस 1 में मुझे अगर करना है, किसी भी जगह में जाओ आप ड्रॉप कर दो, अगर जहां नल मिले तो ये देखो दोस्तों, ये नल मिला जहां जहां उसने सब ड्रॉप कर दिया, यहाँ भी नल है, इसको भी ड्रॉप कर दिया, इस वाले कॉलम को पूरा। इतना ही बच गया हमारे पास में नॉन नल वाला, है ना, ये 0.5 और ये वाला 2, मतलब ये स्टोर 1 और स्टोर 3, ये 2 बच गया, बाकी सब गायब। देन एक्सिस 1 में थ्रेशोल्ड 5 हम लोग दे रहे हैं कि जिसका थ्रेशोल्ड 5 से ऊपर है वही बचा रहे, बाकी के नीचे के सारे गायब हो जाएं। तो कुछ है क्या, ये है, ये है, देखते हैं क्या होता है। मैंने वैसे उस वैल्यू को भर दिया है, देखेंगे फिर हटा देंगे अगर चाहो तो। नहीं, इसने प्रॉपरली काम किया दोस्तों। तो जहां 0.5 से नीचे है वो चला गया। जैसे मैं चाहूं कि 10 से नीचे वाले चले जाएं तो 10 के ऊपर ही वाले बचेंगे, सारे ही चले गए। ओ माय गॉड, है ना। तो ऐसे, अब मैं यहाँ चाह रहा हूं कि एन वैल्यू जो है, नॉट इन नंबर वैल्यू, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम इसका यूज करके देखें। बहुत आसान है ये, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ पर ऐसा होगा दोस्तों कि np डॉट अरे जो है ये हमने बनाया, है ना। np डॉट नन, एक वैल्यू दे दी उसमें, ऐसा किया हमने, 1 2 3 4 वैल्यूज दिए, एक अरे बनाए, इस अरे को हम लोगों ने एक सीरीज में कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टोर करा लिया। अब मैं चाहता हूं, हमारे पास 2 वैल्यू, यहाँ पर एक सीरीज है सेम वैल्यूज की और यहाँ पर एक अरे है सेम वैल्यू का। तो अरे का हम मीन जब निकालते हैं तो वो नन आता है, क्योंकि हमको नन की वैल्यू नहीं पता है भाई, लाख में है, करोड़ में है, क्या है, इसीलिए इसकी वैल्यू नन दे रहा है। लेकिन सीरीज जो है इसमें हमें सीक्वेंस वाइज, कॉलम वाइज और रो वाइज सब कुछ पता है। एक कॉलम होता है, इसमें कोई कॉलम नहीं होता, सारे रो ही में काउंट होते हैं, इसीलिए इसका मीन हम लोगों को पता है कि इसका मीन 200 निकलेगा, इस टाइप से। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप इसमें मीन निकाल करके देख सकते हैं, है ना। अभी डीएफ स्टोर 4 को हम लोग सम करते हैं, ऑल वैल्यूज को सम करके देखते हैं कि जो हमारा स्टोर 4 है इसकी क्या पूरे जो जितने भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी हैं इनकी क्या वैल्यू। तो 20 प्लस 18 38 यहाँ पर प्रिंट किया है, देखो 38, उसका मीन निकाल के देखते हैं सीरीज 2 का। सीरीज 2 क्या बनाया, ये है ना। तो उसका मीन 19, मतलब इट्स एन एवरेज। 20 प्लस 18, ये 2 वैल्यू हुई, इसको ऐड करोगे 38, उसके नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो उसको 2 को डिवाइड करोगे तो 19 आएगा, बिकॉज 19 टू जा 38। अब हम बोल रहे हैं कम सम, मतलब उसका पूरा हमको डिटेल दे। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत मजा आएगा आपको, ऐसा यूज करो यार। तो ये आप लोगों को बताया कि 1 डायमेंशनल अरे एनडी अरे विथ एक्सिस लेबल,
तो इस टाइप से हम लोग हेल्प ले सकते हैं ना, कोई फंक्शन अगर आपको नहीं बन रहा है तो। और मैं आप लोगों को सॉरी बताना भूल गया कि अगर पांडास का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो पांडास के डॉक्यूमेंट में जाके देख सकते हैं आप, जैसे कि pd.comsum ही लिख दो आप, आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ये देखो ऐसे करके जो कीवर्ड आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों, तो उसको जा करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रिटर्न कम्युलेटिव सम ओवर अ डेटा फ्रेम और सीरीज एक्सिस ऐसे। और ये कितने आर्ग्यूमेंट लेता है, ये 2 डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेता है, जिसमें एक्सिस नन होता है, 0 या 1 दे सकते हो, स्किप ना दे सकते हो। अगर ट्रू रखोगे तो नल वैल्यूज को स्किप कर देगा वो, और फॉल्स रखोगे तो उसको भी कंसीडर करेगा। और यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो, कितने भी, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी आप यहाँ दे सकते हो। इस टाइप से आप मतलब जो कीवर्ड आपको नहीं पता है वो कीवर्ड आप देख सकते हो बिल्कुल। देन वापस आते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे चाह रहा था, आई एम सॉरी, ओके, तो ये इसने कम्युलेटिव सम निकाल के हम लोगों को दे दिया है। देन मैं चाहता हूं कि इस स्टोर 4 में मैं हर वैल्यू पर 1 ऐड कर दूं, या 20 है या 30 है, 38 है। अब देखो मैं यहाँ पे 10 ऐड करता हूँ, ये देखो या 30 हो गया, ये 18 का 28 हो गया, जो हमारा स्टोर 4 था इसकी बात कर रहे हैं। अब फिलिंग इन मिसिंग डेटा, मतलब हम इसमें 2 टेक्निक्स का यूज करने वाले हैं, एक तो ऊपर से फिल करने का, एक तो नीचे से फिल करने का। इसका मतलब ये होता है फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल, इस 2 टेक्निक्स का यूज करने वाले हैं। उसके लिए हमें एक सबसे पहले हम जीरो फिलना का यूज करके मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2 टेक्निक हम लोग यूज करने वाले। तो ये डेटा फ्रेम है, डॉट फिलना लगाओगे, 0 लगाओगे, जहां भी नल वैल्यूज हैं या एन वैल्यूज है वहां वो फिल कर देगा, है ना। ऐसा ही नहीं है दोस्तों, सिर्फ 0 की बात नहीं है, यहाँ आप 1000 भी फिल कर सकते हैं। और नंबर ही क्यों, आप चाहो तो हाई फिल करा दो, हाई हाई। बट मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल डेटा बनाना है, तो मैं 10 फिल करा के बता रहा हूँ आपको, हर जगह 10। देन हम लोग DFX का मीन निकाल लेते हैं कि कितना मीन है किस किस कॉलम में, तो इसका मीन इतना आया, स्टोर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। और क्योंकि स्टोर 5 जो है वो एक सा है, तो इसका कोई मीन नहीं है, इसका मीन 10 ही होगा, इसलिए कोई मीन इसने प्रिंट नहीं किया है ना। अब हम लोग इसको स्टोर किए हुए हैं कहाँ पर, इस वेरिएबल पे, उसका मीन निकालते हैं। ये DFX, आई एम सो सॉरी दोस्तों, ये DFX का मीन था ये, जो जिसमें स्टोर 4 में हम लोगों को नल था, ये देखो, सॉरी स्टोर 5 में, तो इसीलिए स्टोर 5 में नल दिखाया है। और DFX मतलब फील्ड DF का जो हमारा जो वेरिएबल है, अभी जो नया डेटा सेट है, तो उसका मीन निकाल रहे हैं, तो सभी का कुछ ना कुछ मीन दे रहा है, और इसका मीन 0 दे रहा है। वाई, बिकॉज इट हैज द सेम वैल्यूज इन ऑल द अक्रॉस द डेटा सेट, दैट्स वाई। अब मैंने बोला था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेक्निक का हम यूज करने वाले हैं फिल करने के लिए, तो इसके लिए कीवर्ड होता है फिलना लगाएंगे। मेथड में हम लोग एफ फिल करके जो मेथड है हम इसका यूज करेंगे। और भी आप अगर जाते हैं तो आपको सिमिलर मेथड्स आपको पांडास डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग स्टोर 4 में प्रिंट करा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टोर 4 में है क्या, है ना। स्टोर 4 में है क्या वो आप देख लोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो ये जो है स्टोर 4 में ये सब चीजें हैं, नल है और ये है। तो इस स्टोर 4 में फिलना मेथड लगा के फॉरवर्ड फिल करा रहे हैं। तो ये 20 है, 20 के आगे जितनी वैल्यू रहेगी उस 20 को फिल कर देगा। 18 के आगे जो वैल्यू रहेगी उसमें 18 फिल कर देगा। अब देखो कैसे किया, ये मैंने प्रिंट कराया, देखो 20 कर दिया यहाँ तक 18 तक, और 18 प्रिंट कर रहा है। उसके बाद इसी को मैं बैकवर्ड करूं तो इधर 18 करेगा और उधर क्या करेगा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ नल ही रहेगा, यहाँ नन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके पहले कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन इधर सब फिल कर दिया उसने, ऐसे होता है।
फिर फिलिंग विथ इंडेक्स, तो इंडेक्स में हम लोग कुछ नहीं है, इंडेक्स का हम लोग नाम दे रहे हैं बस, और उसके बाद में फिल कर दे रहे हैं। फर्स्टली वी आर क्रिएटिंग वन सीरीज हियर, लाइक आई वांट टू शो यू दैट सीरीज, ये सीरीज बनाया, इसमें ये इंडेक्स वैल्यू है, इसमें हम लोग इंडेक्स ऐड कर रहे हैं बस, नेम वो 1 2 नहीं चाहिए हमें इसलिए, और देन उसके बाद में हम लोग इसको फिल करा रहे हैं किससे, ये जो सीरीज की वैल्यूज हैं इससे हम फिल कराएंगे। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, हम स्टोर 4 में प्रिंट करा रहे हैं। इनिशियली हम लोगों के पास में स्टोर 4 में क्या है, आप देखो नल वैल्यू है। अब ये जो मैंने डेटा फ्रेम बनाया, मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं ज्वाइंट करा दूं और उसको मैं फिल करा दूं, तो ये फिल ना फंक्शन से मैंने फिल कराया। तो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको देखने मिलेगा कि ये जो एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, इसको मैच किया। एप्पल में इसको 14 फिल कराना था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, खाली नहीं था, तो फिल क्यों करेगा? हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम फिल कर रहे हैं, इसलिए उसने फिल नहीं किया क्योंकि वो खाली नहीं था। लेकिन मैंगो खाली था तो मैंगो में 23 फिल किया, ऑरेंज खाली था इसलिए उसने 12 यहाँ पे फिल किया। इस टाइप से काम होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि DFX हमारा जो ये है, जो हमने फिल कराया है, देखो मैं बता रहा हूं, है ना, ये जो DFX है इसको प्रिंट करा के दिखा, ये देख। अब ओ सॉरी गड़बड़ हो गई, हाँ, उस पे हम लोग ये DFX पे मीन निकाल रहे हैं, बिना मीन निकाले करें तो देखो बदलाव, और उसका मीन निकाल के हम लोग करें तो बदलाव, देखा 4 में ऐसे हम लोग करते हैं। इंटरपोलेशन, ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंटरपोलेशन होता क्या है। देन उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को सीखें कि क्या होता, मतलब कैसे हम लोग यूज करेंगे उसका, है ना। तो इंटरपोलेशन का मतलब अगर मैं आप लोगों को देखो यार, इंटरव्यू में जो है ना इंग्लिश में ही पूछते हैं, इसलिए डेफिनेशंस तो मुझे प्लीज इंग्लिश में ही बताने दे दीजिएगा। तो interpolation of missing value is a way to estimate the missing value based on the available data. Whatever available data we have, based on that we are estimating something between the given range, like it involves filling in the gaps between known values with an we can say known values. It means the given set of range, like from 10 to 20, I want to fill that. Then between the 10 and 20, it will fill all the values. Let me show you practical here. Okay. तो क्या होगा कि मैंने एक सीरीज बनाने की कोशिश किया जो कि 100 से लेकर के 292 के बीच में है, और उसके बीच में मैंने 3 वैल्यूज खाली दे दिए। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज हैं इससे एक्सीड ना करे या इससे नीचे ना आए, वो वैल्यूज को फिल कर दे ऑटोमेटिकली रैंडमली। उसके लिए मैं एक मेथड यूज करता हूं पांडास का, वो है इंटरपोलेट मेथड, दिस मेथड। सो इफ वी विल डू दैट, लाइक बिफोर दैट व्हाट वी हैव, इट्स एन oh sorry SER3 series 3, we have this one, and if we apply that one, then we will get this value. It's neither small or smaller than 100 and nor bigger than 92 292. So that was the purpose of that. So it's an interpolation. Okay, तो इंटरपोलेशन मतलब बीच की वैल्यू को फिल करना किसी गिवन रेंज के बीच की, ये आप समझ लीजिए, ये बहुत यूज होगा इसलिए मैंने इतना ज्यादा बताया इसके बारे में। ओके, देन उसके बाद में हम टाइम सीरीज ले रहे हैं। टाइम सीरीज में एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम लोग यहाँ नल वैल्यूज ले रहे हैं 2, और एक सेट रेंज दे दिए हैं कि 10 से 9 के बीच की वैल्यू भरना है। इंडेक्स में हम लोगों ने एक डेट ले लिए हैं और उस डेट की वैल्यू को हम लोग फिल करने की कोशिश करेंगे। तो इंडेक्स मींस ये हमारे रो के नेम्स हो गए। तो ये हम लोगों ने डेट ले लिया 1 2 3 4 नहीं है 5 ऐसे, और 4 डेट में हम लोगों ने 4 ये वैल्यूज को फिल करा दिया। तो ये जो 2 खाली वैल्यूज हैं इसको हम इंटरपोलेट करना चाहते हैं। तो ये डेटा सेट बना और ये हमने इंटरपोलेट किया और ये फिल हो गया। अब इंटरपोलेट में मेथड हम लोगों ने टाइम डाला, तो टाइम के अकॉर्डिंग फिल करो। तो उसने क्या किया, पहले देखो वैल्यूज चेंज थी, टाइम के अकॉर्डिंग उसने वैल्यू को चेंज कर दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे रीनेमिंग
एक्सिस इंडेक्स बहुत आसान है यार। जब हम एक्सिस बना सकते हैं, इंडेक्स का नामकरण कर सकते हैं, तो उसको बदल भी तो सकते हैं नामों को, है ना। तो ये रेंज की अरेंज किया हमने, 15 वैल्यूज चाहिए और 3 कॉलम और 5 रोज में चाहिए। देन हमने इंडेक्स के नेम दे दिए ऐसे ऐसे। फिर हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किए जहां हम लोगों ने जो डेटा जनरेट किए थे उस डेटा को यहाँ फिल कर दिए। देन इंडेक्स को हम लोगों ने इंडेक्स में पास कर दिया। फिर कॉलम के नाम हम लोगों ने यहाँ दे दिया और एक डेटा फ्रेम बना दिया मेरे दोस्त। ये रहा वो डेटा फ्रेम। उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि अपर केस में मुझे अपने वो चाहिए क्या, ये देखो लोअर केस में है ये नाम, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड। तो मैं चाह रहा हूं कि इनको अपर केस में कर दूं। तो कुछ नहीं, डेटा फ्रेम है, नेम है ये डेटा फ्रेम का, ये देखो ना, वेरिएबल नेम। देन उसके बाद डॉट इंडेक्स को मेरे को इंडेक्स पे काम करना है। देन मुझे मैप कराना है str, स्ट्रिंग होना चाहिए, डॉट अपर, और मुझे प्रिंट कराना है। हियर वी गो, हमको मिल गया। मैं चाहता हूं कि इनको मैं बड़ा करा दूं, तो एक्सिस 1 लिख दो बस, ये ओके। तो ये एक मेथड है यहाँ पर कॉलम अपर कराने का, और ये टाइटल्स इंडेक्स में str.titles, जो टाइटल्स का मतलब कॉलम होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं अगर करूं तो काम करेगा, नहीं कर रहा है, तो कर रहा है शायद, कर ले, नहीं कर रहा है, ये मेथड काम नहीं करेगा। ओके, इट वाज एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी, सो ओके। अब आते हैं अपन डिस्क्रिटाइजेशन में और बिनिंग, यानी कि एक बहुत बड़े डेटा सेट से एक छोटे छोटे डेटा सेट में हमको डिवाइड करना, तो ग्रुपिंग करना, सीधी सीधी बात। तो इफ यू वांट what I have to teach you that a definition means, okay। so उसमें ऐसा है डिस्क्रिटाइजेशन में, आई एम सॉरी, मेरे को प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम है इस वर्ड के साथ में। तो उसमें ऐसा है कि whenever you want to segment any kind of data like time series data, so if you want to cut that data in the segments and you want to make it as a group, then you use this technique, which is binning technique or bucket technique. So for that we need to know what is our data. Then after that you can divide or binize this using the like you are working on time series data, then you can divide segments like in month, year, or hours also you can do it, or in years, like if you have 15 years of data from 2015 to like 2000 3000, then you want to segment the data, or you want to make bin or buckets of 5 years, then you can make it like that. So 20 bin you will make of 50 years of data like that. सो क्या हो रहा है, यहाँ हाइट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यूज हैं, ये लिस्ट हैं दोनों। देन उसको हम लोग कट नाम का एक बिन करने के लिए, कट जो हम लोग जैसा बताएंगे वैसा वो कट कर देगा। तो बिन्स में मतलब हम लोगों ने यहाँ बताया कि 120 से लेके 132 तक की ऐसे ढेर भर के डेटा सेट है, रैंडम जनरेटेड है। तो मैं उसे बता रहा हूं 118 जो है सबसे छोटा है, इसका एक बिन बना लेना, इसके आसपास आने वाली वैल्यूज और इसके आसपास आने वाली वैल्यूज का एक बना लेना। अभी मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कैसे समझ में आएगा आपको। ये कट से हम लोग बिनिंग करते हैं या डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, आप ये समझ लेना। तो ये जो 18 है से लेकर 125 तक का एक बिन बनाया उसने, देखो यहाँ ये 18 से लेके 125 तक का दो दो वैल्यू से लेता है, फिर लेगा इसको, फिर लेगा इसको, फिर लेगा सॉरी फिर लेगा इसको और इसको, ऐसे इसको पहले, फिर इसको और इसको, फिर इसको और इसको, फिर इसको और इसको। मीन्स 118 to 125, then 125 to 135, then 135 to 116, then 116 to 200, like that it will take। तो 118 से 125 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, ये है 3 वैल्यू, है ना।
इस टाइप से वो करता है। तो पहला ये बिन बनाया, ये बिन के साइज अपन लोगों को दिखा दिया इसने, इस टाइप से इसने बिनिंग करके पूरे जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके बन रहे हैं वो सारे कॉम्बिनेशन इसने बना दिया। देन इंटरवल्स, ये कैटेगरी बता दिया हम लोगों को कितना कितना होता है। देन हम लोग चाह रहे हैं कि इस वैल्यू के अंदर कितने वैल्यूज काउंट कर रहे हैं या कितनी वैल्यूज उस को कितने कॉम्बिनेशन उसके अंदर बन रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से उसको देखेंगे कि 18 से 125 के बीच में 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 125 से लेकर के 15 के बीच में 135 के बीच में 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लाइक दैट। अभी यहाँ पर हम लोगों के पास में हाइट नाम का जो हमारा ये वाला वेरिएबल है उसमें से हम लोगों ने ऐसे पास कर दिया और राइट फॉल्स कर दिया, ट्रू भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम इतना बड़ा कोड ना लिख करके हम वन लाइनर चला देंगे और प्रिंट करा देंगे, सेम रिजल्ट आए। दूसरी बात, शॉर्ट हाइट, एवरेज हाइट, गुड हाइट, टॉलर हाइट, इसमें हमें बांटना है। तो हाइट नाम का फंक्शन हमने लोगों ने ले लिया और बिन्स हमने बना ही लिया था। ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास में है जो कि लेबल्स में है, और बिन नेम्स ये वाला, इन नेम के हिसाब से उसको डिवाइड कर दो करके हमने दिया और पीडी डॉट कट करा दिया दोस्तों। तो ये हो गया, ये बन गया, देखो ये बना के दे दिया ऐसा। ये बहुत बार यूज होगा आप लोगों को, डोंट वरी। और ये बिन एज इंटीजर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कैटेगरी से किए थे, यहाँ पे इंटीजर से कर रहे हैं, उसमें प्रिसीजन 2 दे दिया है, 2 का बनाओ, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। और वैल्यूज कहाँ तक की हैं, रैंडम वैल्यू क्या करेगी, जनरेट करेगी रैंडम वैल्यूज ना। आपको पता होना चाहिए ये चीज, पता तो होगा ही, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, ये देखो, ये ऐसे वैल्यूज जनरेट करेगी। इन वैल्यूज के बिन्स बनाने हमें, है ना, 5-5 तक वो करेगा, मतलब ये ज्यादा है तो उसको राउंड कर देगा वो। देन प्रिसीजन 2 का बना देगा ये। देन सेम चीज 2000 नंबर हमने जनरेट करवाए। देन उसके बाद में यहाँ पर लिया और क्यू कट, मतलब क्वार्टाइल। अब इंटर क्वार्टाइल, आउटर क्वार्टाइल, मिड क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल आपको समझना पड़ेगा। वैसे बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट क्वार्टाइल में 0 से 25 तक होता है, 25 से 50 तक की सेकेंड क्वार्टाइल होता है, और 50 से लेके 75 तक की थर्ड क्वार्टाइल होता है, और 75 से 100 तक की क्या होता है अपना मैक्सिमम क्वार्टाइल या फिर फोर्थ क्वार्टाइल होता है। तो मिनिमम जो होता है वो 0 से 25 होता है, और मैक्सिमम जो होता है 75 से 100 तक होता है। ये क्वार्टाइल्स आपको बॉक्स प्लॉट वगैरह पढ़ोगे तब समझ में आएगा, या फिर स्टैटिस्टिक को आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये चीजें हो गई दोस्तों, ये हो गया। यहाँ पर कैटेगरी 3 का हम लोगों ने वैल्यू काउंट करा लिया, बहुत ईजी पीजी। यहाँ पर रैंडम नंबर से रैंडम प्रिंट करा लिया। बात आती है हम लोगों की यहाँ पर, है ना, कि वो जो डेटा सेट था मेरे पास, उस डेटा सेट का मैं कैसे यूज करूंगा और आप लोगों को कैसे मैं उसको रीड करा करके उस पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो ये हम लोगों ने अभी तक की डेटा और मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना, मतलब वो सपोर्टिव फंक्शंस जो भी थे वो हमने सीखे हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ताकि मशीन उस चीज को समझ सके। तो कितना कुछ हमें करना पड़ता है, इतनी सी चीज नहीं है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स थी। अब मैंने यहाँ डेटा को रीड करा दिया, वैसे आप चाहो तो उस लिंक से भी रीड हो जाता है, आप लोगों को पहले भी बताया। ये देखो कोई भी अंतर नहीं आएगा, बस इट विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव डाउनलोडेड हियर ऑफलाइन, देन आई एम यूजिंग दैट। तो ये पांडास का रीड कराने का मेथड है। अगर आपको CSV रीड कराना है, CSV लिख दो यहाँ पर, रीड अंडरस्कोर CSV। एक्सेल कराना है तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल करा दो। जेसन कराना है तो रीड अंडरस्कोर जेसन करा दो, और भी बहुत सारे करा सकते हो। अगर आपको देखना ही है तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। देखो इतने सारे डेटा सेट्स को हम यहाँ रीड करा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रीड मेथड हो गया। तो वी हैव रीडेड हियर डेटा अकाउंट सेक्शन ऑल इन ऑल, जो कि हम लोग पहले ने भी किया था, डिस्क्राइब किया, वो भी कर चुके हैं हम लोगों ने पहले। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो टोटल प्राइस है इसमें मुझे स्टोर करना है, मैंने बनाया था, ये सब चीजें बन चुकी हैं पहले ही, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब एक नया कॉलम ये टोटल प्राइस वाला, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके बनाया था। देन यहाँ डेटा ट्रांजेक्शन्स कितने हुए हैं टोटल प्राइस में, उसको हम लोगों ने यहाँ देख लिया।
मैं आपको दिखाता हूँ। फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, मुझे कमेंट में बता देना अगर मैं फास्ट होऊंगा तो सॉरी व्हाई इट इज नॉट प्रिंटिंग। ओके, total price, okay, I haven't run these things. I have run this one, this one, this one. Okay, now it is running. तो ये चीज हो गई है ना। इसको प्रिंट करा के दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये टोटल प्राइजेस है हमारे, जो कि यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि लास्ट की प्राइस मतलब कितने नंबर की देखना है मुझे देखना है 100वें नंबर की प्राइस। तो ये ऐसे करके मैं देख सकता हूँ, ये देखो, है ना। ये मेथड्स होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू हो, मतलब एब्सोल्यूट नंबर में ही दिखाना आप मुझे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ये जो ट्रांजेक्शन है, मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। इस कंडीशन में मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये जो 30 लाख वैल्यू है, इसके ऊपर की ही वैल्यू मुझे दिखाई जाए, इसके नीचे की वैल्यू मुझे नहीं देखना है। यानी जिसकी टोटल सेल जो है या टोटल प्राइस जो है जिसका 30 लाख से बड़ा है तो ही दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाओ। तो उसने ही दिखा दिया, 30 लाख से सारे के सारे बड़े हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि मुझे 67,41,41 से ऊपर दिखाए, तो वो दिखाएगा। ये देखो, तो इस टाइप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। नाउ come to the final, बस few minutes, then that lecture will goes off। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आपने सुना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, हमने इसके पहले देखे। अब परम्यूटेशन एंड रैंडम सैम्पलिंग देख लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इन इंग्लिश। Permutation and combination sampling are two techniques used in statistical analysis to estimate population parameters using sample data. Sample data, which mean we have a lot of data, like we have a whole data। मतलब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अपने पास में बहुत सारा डेटा है, जो कि यानी n नंबर ऑफ रो और कॉलम्स में है। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि वो n नंबर ऑफ रो और कॉलम्स में आप एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, एक सैंपल डेटा, थोड़ा सा, कुछ टुकड़ा, तो समंदर का सारा पानी थोड़ी पी जाओगे, थोड़ा सा पियोगे ना। लाइक दैट यू नीड टू एक्सट्रैक्ट और डिस्क्रीट दैट डेटा, दैट इज कॉल्ड सैंपल डेटा। कुछ डेटा को निकालोगे जिसपे आप टेस्टिंग करोगे। जैसे आईफोन ने बनाया तो लाखों फोन से बनाता है, सारे के सारे वो टेस्टिंग के लिए थोड़ी भेज देगा, एक या दो भेजेगा, सैंपल भेजेगा ना वो, लाइक दैट ओनली। ओके, देन यहाँ पर हम लोग आते हैं कि सैंपलिंग कैसे करते हैं। तो सैंपलिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ डेटा बनाया, जनरेट फेक डेटा। देन उसके बाद उसको रिसेव किया कि हमें 10 रो चाहिए, 8 कॉलम चाहिए, और डेटा फ्रेम बनाया इसको, और हम लोगों ने प्रिंट करा दिया लाइक दिस। उसके बाद में हम लोगों ने परमुलेशंस, इसको बोला कि आप हमें परमुलेशंस बना के दो, इस 10 परमुलेशंस रैंडमली इस डेटा सेट के। तो उसने क्या किया, ऐसे किया और उसने ये बनाया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो टेक, ये जो टेक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, इस सैंपलर से कुछ सैंपल्स को पकड़ेगा। यानी टेक मीन्स कुछ सैंपल को पकड़ेगा, वो कुछ इतने सैंपल मुझे चाहिए बस, मतलब सैंपलिंग कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये सैंपल डेटा को पकड़ दिया उसने वहां में से। ये कैसे करता है, रेंडमली किसी को भी कभी भी उठा सकता है, इस टाइप से। रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, इट मींस हम लोग यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी लेंथ होती है वो उसको शो करा देगा। और यहाँ पर ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि स्टार्ट कहीं से भी हो, ये 3 तक की जाना चाहिए, मतलब 2 चीजों को वो लेगा। यानी कि 0, 1 और 2 को लेगा, 3 तक नहीं जाएगा। और इसमें हम लोगों ने सारे रो को प्रिंट करा दिया, जिसमें से हम लोगों को ये दे दिया। अब देखना, हम लोगों ने यहाँ रैंडम लगाया हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, हर बार वो चेंज हो, हर बार, बिकॉज इट इज टेकिंग रैंडमली। ऐसे होता है ये रैंडम सैंपलिंग। ओके, रैंडम सैंपल विद रिप्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने रैंडम डेटा बना लिया। अब इसको, इस डीएफ को हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टैक
कि जैसे हम लोग यूज करेंगे यार रैंडम सैंपलिंग के लिए, तो एक अरे बना, इस स्टैक को, मतलब ये एक अरे है जो कि एक सीरीज में है, और इस स्टैक का लेंथ जितना भी होगा साइज 10 होनी चाहिए, और एक सैंपलर बना दो। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज बताना, नहीं तो आप ये नोटबुक में देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और सीरीज भी मिल जाएगी आप लोगों को। तो इस टाइप से देन हम लोग यहाँ पर स्टैक जो हम लोगों ने बनाया था उसमें टैग करके सैंपल निकालने के लिए सैंपलर ले रहे हैं, और हो गया। नेक्स्ट टाइम अलग लेगा, यहाँ रैंडमली सैंपल होगा, चेंज हो रहा है दोस्तों। देन उस जो भी इस सैंपलर में स्टोर होगा उससे हम टेक करेंगे तो वो ले लेगा, इसमें से लेगा। देन रैंडम वेरिएबल, ओ सॉरी, डमी वेरिएबल्स का मतलब ये होता है, पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को डमी का मतलब क्या होता है, और मे बी फर्स्ट आई शुड टेल यू डेफिनेशन। तो dummy variable are a way to represent categorical variables in regression analysis. They are used to convert a categorical variable with a category into n-1 binary variables. Like you have, because we have Python now. In Python, the indexing starts from 0. So like n-1, it means n-1 we use because of that. Why? Because we have like 10 row or 10 columns, then it will print till 9. So if you will if you want to know the 10th number of index, then you will write there n-1, means what is the number of 10th, so it will print 9. तो 10वें नंबर का इंडेक्स का वैल्यू जानना है आपको तो 9 होगा, इस टाइप से। So that is the dummy variable also we use there. It is not dummy variable. I'm saying we are using that n-1 technique for that. Dummy variable it means आपके पास में जैसे एक कॉलम है, कॉलम है फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर आपको मिला है ऑरेंज और बनाना, ऑरेंज और बनाना, तो उसके मैं 2 कॉलम बनाऊंगा डमी करके। तो जहां ऑरेंज रहेगा 0 ट्रू फॉल्स होता है और 1 होता है अपना ट्रू, तो वो क्या करेगा, जहां पे ऑरेंज रहेगा मतलब प्रेजेंट है ऑरेंज, तो वो 1 कर देगा, और प्रेजेंट नहीं है तो 0 कर देगा। ऐसे डमी बनाता है। अभी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मे बी आपको समझाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट वन डेटा सेट हियर। सो डेटा फ्रेम बनाया, जेंडर बनाया, और उसमें मेल सॉरी फीमेल, मेल, अननोन भी, मतलब थर्ड जेंडर के लिए, और वोट उसके हम लोगों ने ये बना दिया कि 6 से 12 तक की कर दो, और 1 स्टेप उसमें चलो। तो हमने ये डेटा सेट प्रिंट करा दिया। Okay, let me take one bigger value here, like 16 to 22. Okay, got it. तो ये वोट्स हैं। तो इस वोट्स में हम ये चाहते हैं कि इसके डमीज बना दो आप, कि इस जेंडर में, ये जेंडर नाम का फोल्डर है, इसमें 2 है ना, और एक फीमेल है, अननोन भी है, तो मैं चाहता हूं कि जहां पर वो प्रेजेंट हो तो उसमें 1 कर दो, नहीं तो नहीं कर दो। तो ऐसे, और इसी फॉर्मेट में हम मशीन को फीड करते हैं। अब इसको समझना आप डमी वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से, कि फीमेल है, ये जेंडर कॉलम को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये 3 वेरिएबल उसके अंदर हमको पाए गए, 1 फीमेल, मेल एंड अननोन, तो इसको एनालाइज कर रहे हैं, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इसी फॉर्मेट में समझता है। तो क्या होगा, फीमेल है, यस, बट मेल नहीं है क्योंकि वो फीमेल है, और अननोन भी नहीं है। तो मेल वाले में इसने 1 किया। अब देखना, एक और मेल है, एक और फीमेल है, देखो इसको और इसको मैच करते हैं। एक और फीमेल है, तो उसने फीमेल में ट्रिक 1 किया है, बाकी में 0 है। अब यहाँ पर देखो वैल्यू चेंज है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर मेल है, तो मेल में 1 किया है, लेकिन बाकियों में इसने 0 कर दिया। सेम चीज इसने यहाँ किया है, 2 में यहाँ अननोन है, तो अननोन वाले में 1 कर दिया है, देखो अननोन में 1 कर दिया, बाकी में उसने 0 कर दिया। ये होता है दोस्तों डमी वेरिएबल्स क्रिएट करना, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लव टू डू दिस। इट विल अंडरस्टैंड इजीली दिस फॉर्मेट। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, पागल हो गया। मशीन लर्निंग, मशीन एल्गोरिदम
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाने वाले जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो इस फॉर्मेट का यूज करते हैं दोस्तों। ओके, कभी कभी हो जाता है यार, थक गया हूँ क्या करूँ। देन उसके बाद जेंडर को एनालाइज किया, तो जेंडर में जेंडर प्रीफिक्स हमने दे दिया, यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं मेल फीमेल में, बिकॉज इट्स अ गुड टेक्निक टू यूज हियर, बिकॉज इफ यू वांट टू यूज दिस थिंग देन यू कैन यूज, व्हाई, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास में, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला किसका है, तो हम लोग ऐसे प्रीफिक्स देते हैं। यहाँ पे मैं जेंड करके भी दे सकता हूँ, GND, और ER को हटा दो, तो इस टाइप से तो वो काम कर जाएगा। हम लोगों को बताना पड़ता है कि ये किस वाले का बिन वेरिएबल है, मतलब डमी वेरिएबल है। देन उसके बाद में ये देखना है कि हमें ज्वाइन अगर करना है, तो ये वोट्स हैं, हमारे डेटा फ्रेम को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये डमीज हमने जो बनाया है यहाँ डमीज वाला डेटा, और ये वोट्स, इसको ज्वाइन कर दिए, तो ये ज्वाइन हो गया। तो इस टाइप से है ना। तो दोस्तों ओवरऑल पिक्चर में आप लोगों को बताऊं तो ये वीडियो लंबी इसीलिए हुई है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक अंडरस्टैंड वन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम व्हाट वी वांट टू गिव यू। अगर वो डेटा को समझेगा ही नहीं तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, यू विल नॉट get a good accuracy or R2 square precision recall matrix, you will not get good, then how your model will perform in testing data, so testers जो होंगे वो फेल कर देंगे। तो अगेन आपको यहाँ आना पड़ेगा और फिर से काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है, एक 0.1 या 0.2% की भी एक्यूरेसी आपके किसी कॉम्पिटिटर से ज्यादा है तो आपके मॉडल को कंसीडर किया जाएगा, उसके मॉडल को नहीं। इसीलिए हम लोगों को ईच एंड एवरी मेथड को समझना जरूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में ये 4th लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पढ़ाने वाला हूं। उस पर हम लोग एक डेटा सेट पे परफॉर्म करके देखेंगे, जो कि बहुत बहुत इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग होगा हमारे EDA सीरीज के लिए। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंड यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बनाने में और मुझे ये सब लिखने में बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है, क्या मैं आपको बताऊं क्या ना बताऊं, इसीलिए आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और मेरा ये एक एडवाइस है आपको कि एक ग्रुप बनाओ 2-4-5 लोगों का, 2-3 लोगों का या 1-2 लोगों का, और ग्रुपिंग में इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और वीडियो सीरीज को देखिए, कॉपी कीजिए, और कोड को ज़रूर एक्सेस करना और देखना कि उसको में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती, लेट मी नो दैट थिंग इन कमेंट्स, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। So till then, thank you, bye bye, and happy journey.